हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंदार आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पेपर सॉल्यूशन सीरीज़। इस पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हमारा ये थर्ड क्लास है, तीसरा लेक्चर है। इसमें भी हम दो नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा, है ना, क्योंकि आज मेरे को कोई काम है इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट होगा ये वीडियो। तो हम शुरू करते हैं। आज का क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने पहले कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा था वो इसको देख लें, वीडियो को देख लें। पुराने वीडियो देखेंगे तभी आपको ये आगे की पूरी सीरीज ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, आप एंजॉय करेंगे इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 18 नंबर का, एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। मतलब हम अगर यहाँ पे बात करें तो धारामापी का जो प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल जी, वो आपको 99 ओम दिया गया है। ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं इसके पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। मतलब धारामापी से जो धारा प्रवाहित हो रही है पूर्ण स्केल के लिए जो धारा है वो है 1 मिली एम्पियर। इसको बदलेंगे आप तो यह जाएगा 1 गुणा 10⁻³ एम्पियर। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाता है, शंट को हमको पता है ऐसे लिखते हैं, और शंट कितने का जोड़ रहे हैं आप, 1 ओम का। तो धारामापी के साथ हमने क्या किया, 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाता है। तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान बताना है कि धारामापी कितनी अधिकतम धारा की गणना कर सकता है, या धारामापी द्वारा कितनी अधिकतम धारा को मापा जा सकता है। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं धारामापी में। शंट का फॉर्मूला जो होता है, शंट प्रतिरोध का हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है धारामापी में। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है S = IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये फॉर्मूला होता है शंट का। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये बनेगा क्या, I माइनस IG बराबर IG इंटू G बटे S। IG को इधर पक्षांतर करें तो ये बनेगा I = IG प्लस IG G बटे S। इसमें से क्या कॉमन आ गया, तो आपका IG कॉमन आ गया, तो ये बना I = IG, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस G डिवाइडेड बाय S। क्या बनेगा, 1 प्लस G अपॉन S। वैल्यू रख लें तो IG की वैल्यू क्या है आपके पास में, IG की वैल्यू है 1 × 10⁻³ समझ पा रहे हैं बात को। 1 प्लस G का मान आपके पास कितना है, 99 है G का मान, अपॉन में 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका I = 10⁻³ 1 का डिवाइड लगाएंगे 99 आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो यहीं से आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या, सिंपली 100 10⁻³ एम्पियर, या -3 हटाओगे तो 100 मिली एम्पियर। ये इसका फाइनल आंसर बनेगा आपका। कितना आंसर बनेगा फाइनली आपका, तो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 100 मिली एम्पियर। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और ये न्यूमेरिकल जो है आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छा समझ गए हैं बात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा, और पूछा है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप, क्यूरी ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर या जिसके नीचे लोह चुंबकीय पदार्थ जो हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। परिभाषा सुने क्यूरी ताप की, फिर से हम देखते हैं। उत्तर ए वाला लिख रहे हैं। ठीक है, कौन सा, ए वाले उत्तर की बात करते हैं, तो ए वाले भाग की बात करते हैं। ए वाला उत्तर लिखेंगे, क्या कहेंगे, वह ताप जिस पर या जिसके नीचे या
जिससे, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे कम ताप पर, वह ताप जिस पर, या जिससे कम ताप पर, जिससे कम ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ, कम ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकत्व या लोह चुंबकीय लिखें, लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह, लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं, की तरह व्यवहार करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, एवं जिससे अधिक ताप पर, एवं जिससे अधिक ताप पर, जिससे अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ, जिससे अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ या जिससे अधिक ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है, मतलब लोह जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व का गुण ज्यादा होगा, तो सशक्त चुंबकत्व किस में होता है? लोह चुंबकीय पदार्थों में। ठीक है, सबसे ज्यादा। और अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व क्या होता है? सबसे कम। तो वह ताप जिस पर या जिससे नीचे जो पदार्थ हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं, एवं जिसके अधिक ताप पर, ठीक है, वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मतलब उस ताप को क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। फिर पूछा था कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसका पूछा था? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का। तो ये नोट कर लें। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट इसका बी पार्ट, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहेंगे? उत्तर लिखेंगे हम, कौन सा का उत्तर लिखेंगे? बी भाग का उत्तर लिखेंगे। तो हमने क्या कहा? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, इसकी गणना करनी है। किसकी? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है जो इसकी कक्षा में गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा तो यहाँ पे धारा उत्पन्न करेगा, धारा उत्पन्न करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वामावर्त जा रहा है, तो दक्षिणावर्त दिशा में धारा उत्पन्न होगी, विपरीत दिशा में। और धारा प्रवाहित होगी तो हम ऐसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जब धारा प्रवाहित होगी तो अगर एक तल से देखने पर वो तल में धारा अगर वामावर्त दिखाई देती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, ये ऐसे है ना, इसके विपरीत वामावर्त दिखाई देती है तो वो तल उत्तरी ध्रुव, और अगर दक्षिणावर्त दिखाई देती है तो वो तल दक्षिणी ध्रुव बनता है। मतलब जो हमारा गतिशील इलेक्ट्रॉन है उसका एक पाश जो है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, क्या कह सकते हैं? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण
चुंबकीय आघूर्ण को हम m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। तो हम बात करें कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m बराबर IA। I का मतलब प्रवाहित धारा की मात्रा और A का मतलब क्षेत्रफल, ये बनेगा। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं धारा गुणा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। इसका सूत्र क्या होगा? धारा गुणा क्षेत्रफल। अगर आप सूत्र लिखें तो धारा गुणा क्षेत्रफल, धारा गुणा क्षेत्रफल, ये सूत्र बनेगा। तो इसको हम m लिखते हैं, धारा को हम क्या लिखेंगे? I, और क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? A। समीकरण नंबर 1। अब इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न धारा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न धारा, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, गति के कारण उत्पन्न धारा, उत्पन्न धारा। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण कितनी धारा उत्पन्न होगी? तो I बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे समय, समीकरण नंबर 2। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहा है, कक्षा में गति कर रहा है, तो इतनी धारा उत्पन्न होगी I बराबर E/T। अब एक पूर्ण कक्षा के लिए आवर्तकाल, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण कक्षा में, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक कक्षा पूर्ण करने में, एक कक्षा पूर्ण करने में आवर्तकाल, तो पूर्ण करने में आवर्तकाल कितना होगा? एक कक्षा पूरी करेगा तो आवर्तकाल की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे हमने पढ़ा है ओमेगा बराबर 2π/T। टी को इधर ले जाएंगे तो T बराबर बनेगा 2π/ओमेगा। फिर हमने पढ़ा रेखीय और कोणीय वेग में संबंध, तो रेखीय और कोणीय वेग में संबंध होता है V बराबर R ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्या बनेगा? V/R। यहाँ रखेंगे तो T बराबर 2π और ओमेगा को हम लिखेंगे V/R। R तीसरे बटे में है तो ये बन जाएगा 2πR/V। ये T का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, T का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में। तो हमने यहाँ पे लिखा T का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। क्या लिखा? T का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे T का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 है, ये 2 है, ध्यान रखना। T का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो T का मान अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो ये I बनेगा, I बराबर E/T। T क्या है? 2πR/V, और ये V ऊपर जाएगा तो EV/2πR, ये बन जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तब हम क्या कह सकते हैं? हमने पढ़ा था M = IA। तो 1 से I का मान रखेंगे तो I का मान यहाँ पे रख लेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 में I का मान रखेंगे 2πR/A। अब क्या है? कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो कक्षा का क्षेत्रफल, तो कक्षा का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? A बराबर πR², ये मान रख देते हैं। तो कक्षा का क्षेत्रफल का मान रख दिया हमने πR²। तब क्या बनेगा ये फॉर्मूला? तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, M बराबर क्या बना? EV/2πR इंटू A का मान कितना है? πR² है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये पाई से ये पाई कट गया, R से एक R कट गया, तो M का मान क्या आ गया आपका? 1/2 EV/R। ये कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आ गया। बात समझ पा रहे हैं आप? ये क्या आ गया आपका? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र आ गया, ठीक है। एक और हम सॉल्व करते हैं, लास्ट क्या दिया है आपको? दिया था
लास्ट हम वापस से चलते हैं। हमारा ये था, क्या था, एक वर्गाकार लूप दिया गया है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे दिया है, गिवन क्या क्या है, तो हम लिखते हैं क्या, दिया है। आपको दिया है एक वर्गाकार लूप जिसकी लंबाई कितनी है, एक वर्गाकार लूप जिसकी लंबाई 4 मीटर है। एल का मान आपको कितना दिया गया है, 4 मीटर। मैं पढ़ के बता देता हूँ, एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आ जाए। ये है, क्या दिया गया है, एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है ये देखते हैं। वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई मतलब एल 4 मीटर है। फिर क्या कह रहे हैं, तथा यह 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी का मान कितना है, 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, बाहर 0 है। लूप 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, v दिया गया है कितना, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, क्या कह रहे हैं कि वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ क्षेत्र से बाहर आ रहा है। तो 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। एक तो आप फ्लक्स निकालें, 1 सेकंड पश्चात पूछ रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान लूप के बाहर तो 0 है, तो बाहर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाहर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स का सूत्र होता है BA, या आप यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके लिए, E बराबर BLV, क्योंकि 1 सेकंड है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे भी आंसर सही आएगा। B का मान 2.5 है, ठीक है। L का मान कितना है, L का मान 4 है और V का मान कितना है, 2 है। जब सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 8, 25 का 8 से 200, मतलब 20 वोल्ट आंसर आएगा। अब एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, फ्लक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका फ्लक्स से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।